रवि हॉस्पिटल का प्रवक्ता हो गया है, रवि हॉस्पिटल का एजेंट हो गया है, रवि हॉस्पिटल वालों से पैसा देके हॉस्पिटल वालों की तारीफ कर रहा है। रवि महंगाई पर क्यों बात नहीं कर रहा है, रवि भाजपा सरकार की बुराई क्यों नहीं कर रहा है, रवि अतिक्रमण पर सीरीज क्यों बना रहा है, अतिक्रमण पर सीरीज बना के क्या फायदा है, ये तो होगा ही यहाँ पे। क्या रवि को ये सब काम करने चाहिए? अगर आप लोग मुझे सुनते हैं, मुझे पसंद करते हैं या मुझे नापसंद करते हैं, तो आप लोगों से एक विनम्र निवेदन है कि इस वीडियो को अंत तक जरूर सुनिएगा। कुछ दर्द बांटे हैं मैंने आप लोगों से, वो सुनिएगा जरूर कि मैं हॉस्पिटल का प्रवक्ता क्यों बन गया हूँ और मैं अतिक्रमण पे सीरीज क्यों बना रहा हूँ, मैं महंगाई और भाजपा की बुराई क्यों नहीं कर रहा हूँ। इसलिए निवेदन है कि इस वीडियो को अंत तक जरूर सुन। हाय, मैं रवि के बिंदास बोल में आपका स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले एक विनम्र निवेदन आपसे करना चाहता हूँ कि इस वीडियो को अंत तक आप जरूर देखें, क्योंकि कुछ आरोप लगे हैं हम पे। आरोप ये लगे हैं कि रवि हॉस्पिटल वालों से पैसा ले रहा है और उनका प्रवक्ता बन गया है, इसलिए उनकी तारीफ कर रहा है। उस पर मैं बात करना चाहूँगा। अतिक्रमण पर हम सीरीज बना रहे हैं, यानी जितने भी जनहित के मुद्दे होते हैं, जन पक्ष के मुद्दे होते हैं, उनको हम आपके सामने लेके आ रहे हैं। सही गलत ये आप लोग तय करेंगे, लेकिन जहां मुझे गलत लगेगा उस पर आवाज उठाऊंगा और जहां पे कोई सही लगेगा उस पर भी मैं आवाज उठाऊंगा और बुलंद करूंगा। और हर एक नागरिक का ये कर्तव्य होना चाहिए। आप ये तय करें कि रवि ने पैसे खाए हैं या नहीं खाए। मुझे बड़ी समझ में नहीं आती कि आखिर कितनी आसानी से आप लोग कह देते हैं कि भैया इस बंदे ने पेड इंटरव्यू किया है, पेड पत्रकारिता कर रहा है। फिलहाल मैं आपको बता दूं कि रवि के बिंदास बोल अपनी इस बारे में कोई स्पष्टीकरण नहीं देगा, ये आप खुद तय करेंगे। और मैं बता दूं आपको कि हम लोग आंदोलन से उपजे हुए लोग हैं। कई लोग ये समझते हैं कि रवि ने अभी 1-1.5 साल पहले पत्रकारिता शुरू की है, नया चूजा है, ये लोग समझते हैं। और मैं कुछ गणमान्य जो बुद्धिजीवी हैं रामनगर के, जिस तरह से मुझे एटीट्यूड दिखाते हैं, उसके अनुसार मैं आपको बात करना चाहता हूँ। पर इस बात की भी मुझे खुशी है कि वो आमजन मुझे वीडियो देख रहा है और मुझे मेरा हौसला बढ़ाता है। कमेंट में भी कई लोग तारीफ करते हैं, अच्छा लगता है। और कई लोग मुझे ये भी कहते हैं सर हमारी समस्या है, फ़ोन करके बोलते हैं कि हमारी समस्या है, इन समस्या को दिखाने आप यहाँ आ जाइए, आप आने का कितना पैसा लेंगे। तो मैं आपको स्पष्ट कर दूं, रवि किसी जगह भी जब जाता है पत्रकारिता करने को, समस्या उठाने के लिए, तो एक पैसा भी नहीं लेता। ये मेरा काम नहीं है और ना इसके पैसे लिए जाते हैं। समस्या उठाने के कोई पैसा नहीं लिया जाता है। मैं आपको बताऊं कि पत्रकारिता का दौर कब शुरू किया है मैंने। 1994 में उत्तराखंड आंदोलन हुआ था। 59 महिलाओं के साथ उत्तर प्रदेश पुलिस ने बलात्कार किया था। अभी बातें मैं आपको बता क्यों रहा हूं, इसलिए बता रहा हूं कि हॉस्पिटल सीरीज करते समय क्या मेरे मन में ख्याल आया, या अतिक्रमण की सीरीज करते हुए, या उत्तराखंड के परिसीमन के मुद्दे पर जो मैं काम कर रहा हूं। तो मैं था जब 1994 में उत्तर प्रदेश पुलिस ने 59 महिलाओं के साथ बलात्कार किया। जब ये खबर सबसे पहले हमें पता लगी, क्यों पता लगी? मेरे पिता इंटेलिजेंस ब्यूरो में उसमें रामनगर, बाजपुर, जसपुर, काशीपुर के इंचार्ज थे। मेरे ताऊजी SSP IB में, और वो थे कहाँ? देहरादून में। तो सबसे पहले हमें खबर मिली थी कि वहाँ महिलाओं के साथ बलात्कार हुआ था। यानी कि जब 2 अक्टूबर 1994 को ये पता नहीं था किसी को कि वो महिलाओं के साथ बलात्कार भी हुआ है, सबसे पहली घटना हमको पता चली थी। ये खबर बाद में आई है। और लोग तो आज भी, मैंने कई, जब यहाँ पे आपके रामनगर में ही SHO साहब थे रूम सिंह यादव, उनका भी मैंने इंटरव्यू लिया था। वो ये मानने को तैयार ही नहीं थे कि वहाँ महिलाओं के साथ बलात्कार हुआ है, जबकि खुद हम उन महिलाओं के साथ मिले हैं। राजेंद्र धस्माना जी, जो समाचार संपादक के पत्रकार हुआ करते थे, आज स्वर्गवासी हैं, और उत्तराखंड के सच्चे पत्रकार, वो उन महिलाओं से मिले थे, उन महिलाओं से उन्होंने बातें की थी। तो फिलहाल मैंने बलात्कार पे किताब लिखी, 5 साल मैंने अध्ययन किया। तो उत्तराखंड आंदोलन से जुड़े हुए हम लोग हैं। और उस 2000 में मेरी बुक रिलीज हुई और सुषमा स्वराज जी से मैंने अपनी किताब रिलीज करने के लिए कहा, हालांकि उन्होंने मना कर दिया कि किताब का नाम एक सामाजिक बुराई बलात्कार है, और बलात्कार जैसे विषय पर हमारा समाज बड़ा संवेदनशील है, बड़ा संकीर्ण है। अगर ये किताब मैं करूंगी तो लोग मेरे क्या क्या राय बनाएंगे। फिलहाल जब उन्होंने किताब पूरी पढ़ी तो उन्होंने मुझे तारीफ करी और मुझसे कहा, रवि तुम पत्रकारिता के क्षेत्र में आओ, तो बहुत अच्छा लिखते हो और बहुत अच्छा बोलते हो। मैंने कोशिश की पत्रकारिता में आने की, लेकिन सुषमा स्वराज जी के घर में एक पार्टी थी, तो मैंने वहाँ ऐसे पत्रकार, जिनको आप आदर्श पत्रकार कह सकते हैं, जब वो नेताओं की चाटुकारिता कर रहे थे, झुके हुए थे, मुझे बहुत अजीब सा लगा। और कुछ परिवार कैसे काम धाम हुए, कुछ दिक्कतें हुई, तो मैंने ये सब छोड़ दिया और 20 साल मैंने कोचिंग पढ़ाई। वो तो भला उस लॉकडाउन का कि वापस मुझे पत्रकारिता के क्षेत्र में धकेल दिया, जो वास्तव में मैं करना चाहता था। तो पत्रकारिता मैंने पैसे के लिए कभी नहीं की है। जब मैंने बलात्कार की किताब लिखी, मैं कई पुलिस अधिकारियों से मिला, मैं डॉक्टरों से मिला, मैं आरोपियों से मिला, मैं बलात्कारियों से मिला, मैं पीड़िताओं से मिला। तब जाके मैंने अध्ययन किया। यानी ये इंटरव्यू लेने का जो अनुभव है आज का नहीं है, 24 साल पुराना अनुभव है मेरा।
और मैं आज का पत्रकार नहीं हूं। 20 साल पहले यानी 22 साल पहले मैंने पत्रकारिता शुरू की थी। त्याग दिया, विराम दिया, वापस मैं आया हूं। पैसे के लिए नहीं आया, मैं आपको बता दूं। हाँ, मैं ये जानता हूं कि पत्रकारों को पैसा कमाने में बड़ी दिक्कत होती है, और अगर मुझे किसी से पैसा लेना होगा तो मैं सामने से लूंगा। अब बकायदा बता कर लूंगा, मुझे मदद की जरूरत है, आप मुझे दीजिए। छिपे नाम नहीं लूंगा, दलाली के रूप में नहीं लूंगा। अब हॉस्पिटल की मैंने क्यों प्रशंसा की बताता हूं। दरअसल मैं आपको रीजन बताता हूं। दरअसल 2021 में मुझे पता लगा कि मैं दोबारा बाप बनने वाला हूं। इस हॉस्पिटल के प्रति इतनी नकारात्मकता फैला दी गई थी कि यहां बच्चे पैदा नहीं होते, यहां जो भी केस आ रहे हैं वो मर जा रहे हैं। तो मैं डरा करता था। मेरी सास ने मुझे कहा कि बेटा, मुझे पता कि लॉकडाउन के कारण तू बेरोजगार हो गया, दिक्कत होगी, पर मेरे बेटे को सरकारी हॉस्पिटल में मत लेके जाना। वो रो गई थी कि मत लेके जाना। इतना ज्यादा नकारात्मकता थी इस हॉस्पिटल के प्रति लोगों की। मैं हैरान, मैंने कहा मैं क्या करूं। हालांकि फिर मैंने प्राइवेट हॉस्पिटल में लिया, आयुष्मान कार्ड मैंने बनवाया, और मेरी मिसेस का जो ऑपरेशन है वो नीम करौली हॉस्पिटल में हुआ, और बहुत अच्छा हॉस्पिटल है, और वहाँ के डॉक्टर सिद्धार्थ हैं, उन्होंने बहुत अच्छा कोऑपरेट किया। और डॉक्टर मीनाक्षी अग्रवाल जी हैं, जिनका सिद्धार्थपुर चुंगी से पहले अच्छा सा हॉस्पिटल है, उन्होंने उनका ऑपरेशन किया। लेकिन मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि बहुत भटका मैं। आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए मैंने कितने एड़ियाँ रगड़ी वो मैं जानता हूँ। सिर्फ इसलिए कि सरकारी हॉस्पिटल में न जाना पड़े, क्योंकि मुझे अपना पैसा बचाना था। आप यकीन करेंगे कि जिस दिन हॉस्पिटल में एक एक्सीडेंट हुआ था तो बड़ा झगड़ा हुआ यहाँ, फिर नेगेटिव रिपोर्टिंग हुई थी। तो मैं गया, हॉस्पिटल का साला बहुत ज़्यादा ड्रामा हो गया, कुछ हो नहीं रहा है। अब मुझे हॉस्पिटल में जाके इसका इलाज करना है इस हॉस्पिटल का, और बताना है इस हॉस्पिटल के बारे में कि कितना वाहियात यहाँ काम हो रहा है। आप यकीन नहीं करेंगे, जैसे मैं हॉस्पिटल के परिसर में घुमा हूँ, मुझे एक महिला मिली। उस महिला ने कहा कि मैं आपकी बड़ी प्रशंसक हूँ, मैं आपकी वीडियो देखती हूँ वगैरह वगैरह। तो मैंने कहा मेरी मदद कर दीजिए, मुझे उस हॉस्पिटल के बारे में साथ जानना है। और उनका, वो गर्भवती महिला थी। तो उन्होंने जब मुझे बताया, मैं हैरान रह गया। उन्होंने कहा सही ढंग से ट्रीटमेंट हो रहा है, डॉक्टर बहुत अच्छी हैं, बहुत अच्छा इलाज हो रहा है। तो मैंने अब उनका नाम जानना चाहा उनकी, तो उन्होंने अपना नाम भी बताया, गांव का नाम भी बताया, पर उन्हें रिक्वेस्ट की कि मैं कैमरे में नहीं आ सकती। मैंने पूछा क्यों। उन्होंने कहा कि दरअसल मेरे को हार्ट की प्रॉब्लम है, और जब मुझको डिलीवरी होगी तो उसमें मेरी जान भी जा सकती है। मैंने कहा अगर ऐसा है तो आप इस हॉस्पिटल की तारीफ क्यों कर रही हैं। कह रहा तारीफ इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मैं कई प्राइवेट हॉस्पिटल में घूमी हूँ। मैं दिल्ली के हॉस्पिटल में दिखाया, मैंने देहरादून में दिखाया, हल्द्वानी में दिखाया, काशीपुर में दिखाया, लेकिन सही ढंग से जो मुझे ट्रीटमेंट मिली है, कंसल्टेंट मिली है, वो मुझे इस हॉस्पिटल में डॉक्टर दिव्या से मिली है। लेकिन उन्होंने खुद कहा है कि यहाँ पे कार्डियोलॉजिस्ट नहीं है, इसलिए मैं आपको ऑपरेशन यहाँ करने का रिस्क नहीं उठा सकती, आपको दिल्ली ही करवाना पड़ेगा। यानी अभी से मुझे बात बता चुकी थी। मैं हैरान हो गया। तो मैंने उनसे कहा ठीक है, मैं अभी आपका नाम नहीं बताऊंगा, लेकिन जब आपका डिलीवरी हो जाएगी, और इस वीडियो के माध्यम से फिर वो रिमाइंड करवाना चाहता हूँ, क्योंकि मेरी वीडियो देखती है वो, कि जब सकुशल हो जाए भोले बाबा की कृपा से, तो 1 महीने के बाद, यानी जब उनका बच्चा 1 महीने का हो जाएगा, अभी शायद 7 उनकी महीने की प्रेगनेंसी है, तो मैंने कहा कि जब आपका 1 महीने का बेबी हो जाएगा, प्लीज मुझे बुलाइएगा जरूर। आप, मैं आपका इंटरव्यू लेना चाहता हूँ, अब मैं दिखाना चाहता हूँ। उसके बाद मैं हॉस्पिटल में घूमा। आप यकीन करेंगे, मुझे ये सूचना मिली कि एक दिन यानी 11 जुलाई को यहाँ 6 सिजेरियन 1 by 1 हुए हैं। मैं बड़ा हैरान हो गया, और एक ही डॉक्टर ने किए 6 सिजेरियन। मैंने कहा यार सिजेरियन भी होते हैं क्या। तब मैंने आंकड़े देखे, और उन आंकड़ों से मुझे पता लगा कि यहाँ पे अप्रैल मई जून के महीने में, ये आंकड़े देखिए आप लोग, यहाँ पे लगातार यहाँ पे ऑपरेशन हो रहे हैं। लगभग जून के महीने में यहाँ 34-35 सिजेरियन हुए हैं, यानी ऑन एन एवरेज 1 सिजेरियन यहाँ हो रहा है, और डिलीवरी हो रही है। मैं बड़ा हैरान। फिर मैंने पूछा डॉक्टर से, बोली 110-130 गर्भवती महिलाओं को मैं देखती हूं यहाँ पे, यानी कि यहाँ पे ट्रीटमेंट चल रहा है। वहां जब मैं अंदर गया तो मैंने देखा कि यूट्रस का भी ऑपरेशन हो रहा है, पथरी का भी ऑपरेशन हो रहा है। अच्छा, किसी एक मेरे करीबी मित्र हैं, मेरे बहुत शुभचिंतक भी हैं, उन्होंने मुझे फोन किया, मुझे बोला कि देखो रवि, तुम ऐसा लग रहा है कि तुम हॉस्पिटल के प्रवक्ता की तरह काम कर रहे हो, तुम वहां से शायद पैसा मिल रहा है, तो कोई बात नहीं। मैंने कहा अंकल, मुझे बड़ी हैरानगी हो रही है कि आपको लगता है कि मैं पैसे के लिए पत्रकारिता करूंगा। अब मैं पैसे के लिए क्यों पत्रकारिता करूंगा, वो भी हॉस्पिटल जैसे मुद्दे पे। अब मैं बताऊं कि जब मैंने ये सब सुना, देखा मैंने वहां पे कि वहां तो सब काम हो रहा है, मैंने कहा हे भगवान, मैं इतने चक्कर काट रहा था बाहरी हॉस्पिटल के, तो मैं क्यों ना अपनी मिसेस का यही इलाज करवा देता। आप जानते हो मैं कितना परेशान था अपनी मिसेस के चक्कर में। आप लोग, जब मुझे 5वें महीने से पता लगा और 9वें महीने तक, क्योंकि उसको दिक्कत थी, बिना सीजेरियन के ऑपरेशन हो ही नहीं सकता था,
कितना मैं परेशानी में था। अगर मुझे बात पहले पता होती, मैं कहीं परेशान नहीं होता, मैं इसी हॉस्पिटल में रेगुलर चेकअप करवा रहा होता और मेरी मिसेस का भी सीजन आराम से हो चुका होता। लेकिन जिस तरह से अफवाह फैलाई गई थी, तो मुझ जैसा व्यक्ति भी यहां से कहीं और गया है। इसलिए मेरा मकसद था कि मैं हॉस्पिटल की उन अच्छाइयों को सामने लेके आऊं। और क्यों था? क्योंकि मेरे पहाड़ के जो दूरगामी क्षेत्र के लोग हैं, उनका एकमात्र शरण स्थल ही है ये सरकारी हॉस्पिटल, जो आज प्राइवेट हाथों में गया हुआ है। तो यहाँ पे जब उन लोगों को वहाँ खबर मिलेगी कि यहाँ तो कुछ होता ही नहीं है, यहाँ तो बीमारियों का इलाज ही नहीं हो रहा है, यहाँ तो गर्भवती महिलाएं मार दी जा रही हैं, उनको रेफर कर दिया जा रहा है, तो इसलिए मेरा मकसद था कि मैं इस हॉस्पिटल की अच्छाइयाँ बताऊँ और वो जो दूर दराज के लोग बैठे हुए हैं वो खुद तय करें कि देखो इस हॉस्पिटल में अच्छा भी हो रहा है, यहाँ पत्थर का भी ऑपरेशन हो रहा है। अब वो बेचारे कहाँ चले जाएंगे? वो चले जाएंगे प्राइवेट हॉस्पिटल हल्द्वानी में या काशीपुर में। और प्राइवेट हॉस्पिटल में कितनी लूट मची है जानते हैं आप लोग? और पहाड़ के लोगों के तो आयुष्मान कार्ड भी नहीं बने हुए हैं। और इस हॉस्पिटल में जच्चा बच्चा कार्ड बनने पे आप पे आयुष्मान कार्ड हो या ना हो, आपकी फ्री में डिलीवरी होगी, फ्री में आपका सिजेरियन होगा। तो ये बताना मेरा फर्ज था या नहीं, आप ये तय करें। फिर आप कहते हो कि देखो आप तो हॉस्पिटल के प्रवक्ता बन गए हो। क्यों तारीफ ना करूं मैं इस हॉस्पिटल की? जो अच्छा हो रहा है यहाँ पे, गलत होगा मैं उसकी भी रिपोर्टिंग कर रहा हूं। यहाँ पे हॉस्पिटल में दवाइयां नहीं दी जा रही हैं, उसकी भी मैंने रिपोर्टिंग करी है। कहां गलत, तो कहां मैं कोई बात छिपा रहा हूं? आप ये तय करें खुद आप लोग। अब फिर मैंने एक बात करी कि देखिए 110 से 130 तक गर्भवती महिलाएं यहाँ देखने आ रही हैं, एक ही गायना है यहाँ पे। तो क्या लगता है आपको 24 घंटे वो इलाज करते रहे? आप खुद सोचिए। मैंने पूछा भी था डॉक्टर दिव्या जी से, तो उन्होंने खुद कहा कि हाँ यहाँ 2 गायना होनी चाहिए, पर इस हॉस्पिटल के कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से एक ही गायना इनको मिला करेगी, 2 गायना यहाँ हो नहीं सकती। अगर दूसरी गायना यहाँ आएंगी तो उसको सरकार को सैलरी देनी पड़ेगी। तो ये सवाल आप सरकार से कीजिए कि यहाँ पे 2 गायना होनी चाहिए। यहाँ जितने विशेषज्ञ डॉक्टर हैं, अब ये तो सरकारी हॉस्पिटल जब ये था, अब ये प्राइवेट हॉस्पिटल है, इनका तुलनात्मक जब अध्ययन होगा तो ही हम तय कर पाएंगे कि वास्तव में इस हॉस्पिटल में अच्छा हो रहा है या गलत हो रहा है। ये मैं तय करने वाला कौन होता हूँ? तो इस पर भी हम सीरीज बनाएंगे कि यहाँ जब हॉस्पिटल प्राइवेट है और जब सरकारी था तो क्या अच्छाइयाँ क्या बुराइयाँ हो रही हैं। इस हॉस्पिटल की शिकायतें भी हैं कि कुछ जांचें यहाँ और ये कुछ जांचें रेफर कर दी जाती हैं। लेकिन इस हॉस्पिटल में पहली बार सीटी स्कैन की मशीन आई है, पहली बार यहाँ पे ढंग से सीटी स्कैन हो रहे हैं। और पूरे उत्तराखंड में 13 जिले हैं और इन 13 जिलों में कई हॉस्पिटल हैं और रामनगर एक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल नहीं है, ये सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है। और यहाँ आपके पास एक रेडियोलॉजिस्ट है, यानी पूरे उत्तराखंड में 8 रेडियोलॉजिस्ट हैं, जहां रामनगर में आपको एक रेडियोलॉजिस्ट मिला हुआ है। तो उसकी क्या तारीफ नहीं होनी चाहिए? यहाँ पे सिजेरियन हो रहे हैं, डॉक्टर अच्छा काम कर रहे हैं, उसकी तारीफ नहीं होनी चाहिए? जो कमजोरियां उस पर भी बात हो, लेकिन जो अच्छाइयां हो उसको भी तो सामने रखना चाहिए। क्या एक पत्रकार का फर्ज नहीं है कि वो अच्छाइयों को सामने रखे? अगर एक पत्रकार इस तरह की चीजें कर रहा है तो उस पर आप आरोप लगा दे रहे हो कि पैसा खा रहा है, एजेंट बन गया है और प्रवक्ता बन गया हॉस्पिटल का। देखिए आप सोचिए कि अगर मैं किसी से पैसा लूंगा तो मुझे उसका गुलाम होना पड़ेगा, मैं उसकी बुराई आपको दिखा नहीं सकता हूँ। ये दबाव, ये गुलामी वाली जो दलाली वाली जो भाव होता है ना, ये तब आएगा जब पैसा होगा। अब मैं आपको बता दूं, रवि के बिंदास बोल को कोई खरीद नहीं सकता। और यह अभिमान मुझे इसलिए है क्योंकि भोले बाबा का भक्त हूं और किसी की हिम्मत नहीं है कि पैसों से मुझे पत्रकारिता करवा ले। किसी की हिम्मत नहीं है, ये मैं दावे के साथ कह रहा हूं। है किसी में हिम्मत तो रवि को खरीद के दिखाना और खरीद के पत्रकारिता कोई करवा दे, दावे के साथ। हो सकता है कि कुछ पत्रकारों ने माहौल खराब कर दिया हो, मैं आरोप नहीं लगा रहा हूं क्योंकि मुझे पता नहीं है, लेकिन जिस तरह से आरोप लगाए जा रहे हैं, बिना कुछ पत्रकार इस दलाली में उतरे हों कि पैसा लेके वो पत्रकारिता करते हों, पैसा लेके कोई पाप छिपा देते होंगे, पर अभी वो पाप नहीं छिपाएगा। जो गलत होगा उसके सामने लेके आएगा। और मैं आपसे कह रहा हूं कि हॉस्पिटल की जो जो कमियां हैं, और मैंने वहां बैठे हुए जब मैं इंटरव्यू ले रहा था, मैंने उसे पूछा था कि आप शांत मत रहिए, अगर आप कुछ बोलेंगे नहीं तो इस हॉस्पिटल की कमियां कैसे बाहर आएंगी? ये तो आपको बोलना ही पड़ेगा ना। लोगों ने कहा दवाइयां नहीं मिल रही है, मैंने दिखाया। लोगों ने कहा कि यहाँ कुछ चीज़ें गलत हो रही हैं, वो भी दिखाने की मैंने कोशिश करी है। लेकिन जो अच्छा हो रहा है उसे कौन दिखाएगा? आप एक तरफा नेगेटिव लेके जा रहे हो। जब मुझ जैसे व्यक्ति को पता था कि यहाँ कुछ हो ही नहीं रहा है, तो जब मैं वहाँ गया हूँ मैं खुद हैरान हो गया। अच्छा, यहाँ ऑपरेशन भी हो रहे हैं, यहाँ ये भी हो रहा है। तब जाके मेरा फर्ज बना कि मैं हॉस्पिटल के लिए जो अच्छाइयाँ हैं वो मैं लेके आऊँगा। अगर मुझे आप प्रवक्ता कहें कोई दिक्कत नहीं, मुझे एजेंट कहें मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो आपकी परेशानियां हैं वो सामने लेके आइए, उसको भी दिखाऊंगा। अगर मैंने आपकी कोई आवाज आपने दी होती, आपने कुछ कहा होता और उसको मैंने छिपा दिया होता, तो आप ऐसे गंभीर आरोप मुझ पर लगा सकते थे। और मैं इसलिए कह रहा हूं कि ऐसे आरोप मुझ पर आपने लगाया, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा हूं, पर मैं आपसे कह रहा हूं कि आप जब आरोप लगाते हैं तो सोच समझ के लगाइए।
रामनगर की अतिक्रमण पे जो सीरीज बन रही है, अब मैं आपको बताऊं कि अतिक्रमण की सीरीज करते समय, खैर इस पर मैं फिर कभी बात करूंगा, लेकिन अतिक्रमण पे जिस तरह से आप लोगों ने मुझे सहयोग दिया है, मेरी वीडियो आपने शेयर और लाइक किए हैं, और उसी तरह से हॉस्पिटल की सीरीज भी आप देख रहे हैं, तो मेरा विनम्र निवेदन है आपसे कि मैं आपसे इतना ही विनम्र निवेदन करना चाहता हूं कि मेरे वीडियो को जितना शेयर और लाइक करेंगे, मेरे फेसबुक पेज में आप ये वीडियो देख रहे हैं उसको फॉलो करेंगे, और अगर यूट्यूब पे मेरे चैनल सब्सक्राइब बढ़वा के उनको व्यूज़ बढ़ाएंगे, तो उससे होगा क्या, मेरी आमदनी होगी। मेरी आमदनी का स्रोत क्या होगा, फेसबुक पेज और ये यूट्यूब, मुझे यहाँ से पैसा मिला करेगा। और उन लोगों से हो सकता है कि देखिए, मैं भूख, कानून और परिसीमन पर पत्रकारिता करने के लिए 2 साल में बेरोजगारी का जन्म झेल रहा हूँ, और मैं खुद अपना निर्णय है, किसी पे बोझ नहीं है ये कि मैंने कह रहा हूँ नया भैया मैं पत्रकारिता कर रहा हूँ, मुझे पैसा दीजिए आप लोग। आज ही मुझे उदयपुरी चोपड़ा जाना है, तो वहाँ एक महिला का फोन आया कि हमारे कुछ दिक्कतें करो, आप बताइए आने का आप कितना पैसा लेंगे। मैं हैरान हो गया, मैंने कहा मैं पैसा क्यों लूँगा। कल मैं एसडीएम साहब के ऑफिस में उनका इंटरव्यू लेने गया, तो वहाँ कुछ लोग फरियादी बैठे हुए थे, तो उन्होंने कहा कि हमारी कुछ दिक्कतें हैं, आप बताइए कि आने का आप कितना पैसा लेंगे। मैं हैरान हो गया, अरे भाई साहब, समस्याओं को सामने लाना पत्रकारिता का धर्म है, उसके लिए पैसा नहीं लिया जाता। समस्या को उठाने के लिए अगर कोई पैसा लेगा तो पत्रकार नहीं है, आप समझिए इस बात को। इसलिए अगर आपको कहीं भी कोई समस्या होती है मुझे फोन कीजिए, मैं आऊंगा, पर विनम्र निवेदन है कि प्लीज ये पैसे वाली बातें मत क्या करें। हर चीज को पैसे से ना तोलिए आप लोग। आप अच्छा और बुरा ये आप तय करें, मुझे इससे कोई कहने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद था कि हॉस्पिटल की जो अच्छाइयां हैं वो मैं खुलेआम करूंगा। आप मुझे प्रवक्ता कहें, निश्चित कहने मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर वहां एक डॉक्टर अच्छा काम कर रही हैं तो उनकी बातें सामने लाना ये मेरा फर्ज है। हॉस्पिटल में अच्छे काम हो रहे हैं। अच्छा, किसी ने ये कहा कि हॉस्पिटल में जिनका आप इंटरव्यू ले रहे हो, वो जो मरीज हैं वो तो डर के मारे दबाव में आके उनकी अच्छा बोलेंगे। किसी ने कहा कि प्लान इंटरव्यू है, यानी पहले से ही वहां बिठा दिए तब उनका आप इंटरव्यू ले रहे हो। जब मैं वहां गया था कोई प्लान नहीं, अचानक मैं गया था, और अचानक से ही मैं वहां गया था। नर्स मुझे जो आशमा मंजूर मिली हैं उनसे पूछेगा, अकेले में जो गलोघट्टी में रहती हैं वो, और एक मुस्लिम नर्स हैं, तो उनसे पूछेगा कि जब मैं आया था तो किस तरह से उन्होंने मुझे टैकल किया, अचानक से हम वो आए थे, उसी दिन हमारी बात हुई थी, और किस तरह से वो हॉस्पिटल को दिखा रही थी और मरीजों के पास जाके, और हम ऐसा नहीं कि पहले से ही हम चले गए थे, तुरंत गए हम लोग वहाँ। तो इसलिए आप इस तरह से माहौल बना के उन मरीज जो बेचारे दूर दराज के इलाके से आ रहे हैं उनके अंदर आप नकारात्मकता मत भरिए। उस नकारात्मकता को दूर करने के लिए ये वीडियो बना रहा हूं कि आप भले ही मुझ पर आरोप लगा लीजिए, पर आप सच और झूठ दोनों पहलुओं को सामने रखें। हॉस्पिटल की अच्छी बुराइयां दोनों रखें। इसलिए हॉस्पिटल को बुरा दिखाने के लिए बहुत से पत्रकार हैं, बहुत से बुद्धिजीवी है, सोशल मीडिया में उठा भी रहे हैं, पर जहां जहां हॉस्पिटल सही होगा डंके की चोट पर दिखाऊंगा। डंके की चोट पर दिखाने का ये मेरा पत्रकारिता का धर्म है। इसलिए कि मेरे पहाड़ का वो व्यक्ति जो दूर दराज से यहाँ आ रहा है और डर के मारे कहीं वो प्राइवेट हॉस्पिटल के चक्कर में ना फंस जाए, उसे बताना है कि इस हॉस्पिटल में अच्छा भी हो रहा है। फिलहाल रवि के बिंदास बोल में इतनी दूर अगर आप आए हैं तो इसको चैनल को सब्सक्राइब कराना भूलें। फिलहाल उन लोगों से जो कहना है जो मेरी बुराई कर रहे हैं उनको भी धन्यवाद, कम से कम वीडियो तो देख रहे हैं मेरा, तो उनको शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि बिना वीडियो देखे तो मेरी आलोचना करेंगे नहीं आप। तो अगर आप मुझे देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, तो एक बिना निवेदन है कि जो इस हॉस्पिटल में गलत लगता है मुझे भेजिए, मैं उस पर क्रॉस क्वेश्चनिंग करूंगा प्रशासन से और यहाँ के डॉक्टरों से। फिलहाल रवि के बिंदास बोल में इतना ही। अगर आप यहाँ तक आए तो चैनल को सब्सक्राइब कराना भूलें। जय हिंद, जय भारत।